नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग आईएएस के टेस्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस और आरओ के लिए, उसी में टेस्ट नंबर 30 का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाकर वहाँ पे देख सकते हैं और भी टेस्ट यहाँ पे कराए जा चुके हैं। और बता दें कि आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में उस पर PDF और क्यूज भी कराए जाएंगे और भी सूचनाएं उस पर दी जाती हैं, तो आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। 16 नंबर प्रश्न क्या है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल होने के साथ साथ मुख्य सेनापति था। यह युद्ध 1816 ईस्वी में संगौली की संधि द्वारा समाप्त हुआ, जिसके तहत गोरखों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया। तो देखे तो आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल होने के साथ साथ मुख्य सेनापति भी था, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। वह यह युद्ध 1816 ईस्वी में संगौली की संधि के साथ द्वारा समाप्त हुआ, जिसके तहत गोरखों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखकर स्वीकार कर लिया, तो भी सही दिया। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 16 का सी हो जाएगा। और देखें तो जब 28 फरवरी 1816 ईस्वी को कौन था, तो इसमें डॉक्टर डेविड आक्टरलोनी ने क्या किया, तो ये मकबनपुर नामक स्थान पर गोरखों को क्या कर दिया, तो इसको पराजित कर दिया था। इस प्रकार क्या हुआ था, तो अंग्रेजों तथा गोरखों के बीच 1816 में क्या होता है, तो सुगौली की संधि हो जाती है। किसके किसी बीच होता है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, किसके किसी बीच होता है, तो अंग्रेजों और गोरखों के बीच होता है सुगौली की संधि 1816 में। ठीक है, और अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। नेहरू रिपोर्ट द्वारा 1928 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मोतीलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928 के संदर्भ में क्या है, तो मोतीलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि कब किया था, तो यह रिपोर्ट अपनी 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। वही उसके बाद से इस रिपोर्ट में लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया, तो बिल्कुल सही दिया हो। तो 17 क्या हो जाएगा, 17 केवल बी सही है। इसमें 17 केवल क्या है, 17 के इसमें केवल बी सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। मई 1928 में जो है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य रहते हैं, जिसने अपनी रिपोर्ट कब, तो 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रस्तुत करते हैं। और इस रिपोर्ट को लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। परंतु जब 1928 में दिसंबर 1928 को कोलकाता में सर्वदलीय सम्मेलन डॉक्टर अंसारी के अध्यक्षता में हुआ, तो इस रिपोर्ट पर क्या हो गया, तो विवाद हो गया। ठीक है, इस प्रकार एक जो है कि क्या है, एक इसमें तो इस प्रकार देखें तो जो है कि एक पहला नंबर जो है गलत दिया हुआ, क्योंकि कब हुआ, तो 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किए थे। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में दिए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, आगे क्या दिया है, सोशलिस्ट पार्टी को पहले आम चुनाव में लोकसभा कुल 12 सीटें प्राप्त हुई थी। इस पार्टी ने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। सोशलिस्ट पार्टी ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया था तथा भारत में विभाजन का विरोध किया था। देखें तो सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में क्या देखना है, कौन सा कथन सही नहीं, तो इस पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में होती है, तो भी सही दिया हुआ है। सोशलिस्ट पार्टी को पहले आम चुनाव में लोकसभा की 12 सीटें प्राप्त हुई, तो भी सही दिया हुआ है। इस पार्टी ने 1946 में इसमें कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, बल्कि स्वीकार नहीं बल्कि क्या कि तो इसका विरोध किया था। क्या किया, तो विरोध किया था संविधान सभा के अंग बनाने में, ये जो इनकार कर दिया था संविधान सभा के अंग बनने में। और सोशलिस्ट पार्टी ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया तथा भारत विभाजन का विरोध किया, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, बल्कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हड़प्पाकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, तो ए दिया है आलमगीरपुर मेरठ दिया है, बी दिया है हुलास दिया है, सी क्या दिया है, सी मांडी मुजफ्फरनगर दिया है, तो बड़गांव क्या दिया है, गाजियाबाद दिया है, तो कौन सी में सही सुमेलित नहीं ये देखना है। तो आलमगीर मेरठ ये सही दिया हुआ है, हुलास सहारनपुर ये भी सही दिया है, मांडी मुजफ्फरनगर ये भी सही दिया हुआ है। वही बड़गांव जो है कि बड़गांव गाजियाबाद में नहीं बल्कि कहाँ पर है, तो ये हुलास जो है कि बड़गांव हुलास सहारनपुर जिले में, तथा मांडी जो है कि ये कहाँ पर है, तो मांडी आपका मुजफ्फरनगर में पड़ता है। मांडी कहाँ पर, तो मुजफ्फरनगर में, ये सही दिया हुआ है। बल्कि आपका ये जो बड़गांव है कहाँ पर है, तो ये बड़गांव जो है कि आपका मेरठ जिले में, कहाँ पर है, मेरठ जिले में है। ठीक है, और हुलास देखा है तो ये हुलास जो है कि सहारनपुर में पड़ता है, सही दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है, ये दोनों कहाँ पे है, तो ये बड़गांव हुलास कहाँ पे, तो सहारनपुर में है, हम लोग देख ही लिया। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कि चोलकालीन बृहदेश्वर या राजारेश्वर मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए क्या है, यह प्रथम चोल मंदिर है जिसके चारों तरफ चारदीवारी बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण 7 वर्षों में पूर्ण हुआ। इस मंदिर में एकात्मक नंदी की मूर्ति है, जो कि भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। डी दिया इसका निर्माण 15 मंजिला पिरामिड के आकार का है। तो देखें तो क्या देखना है, चोलकालीन बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर के संबंध में देखना है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो यह प्रथम चोल मंदिर है जिसके चारों तरफ चारदीवारी बनाया गया, बिल्कुल सही है। इस मंदिर का निर्माण 7 वर्षों में पूरा हुआ था, भी सही दिया हुआ है। इस मंदिर में एकात्मक नंदी की मूर्ति है, जो कि भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है, भी सही दिया हुआ है। वही इसका विमान 15 मंजिला दिया, ये गलत दिया हुआ, क्योंकि ये विमान इसका कितना है, तो 13 मंजिला है, और जो पिरामिड के आकार का है इस प्रकार क्या है।
और किसने बनवाया था बता दें कि जो चोलकालीन बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा राज प्रथम ने करवाया था। किसने करा? तो राजा राज प्रथम ने करवाया था। और चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। ठीक है, संस्थापक कौन था? तो विजयालय ने किया, तो इसका संस्थापक था। और जिसकी राजधानी क्या थी? तो तंजौर या तंजाउर थी। क्या थी? तंजौर या तंजाउर थी। ठीक है, और आगे आप देख लेते हैं क्या है प्रश्न। बौद्ध ग्रंथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। तो दीर्घ निकाय, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अंगुत्तर निकाय के अंतिम भाग में महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश का वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ विभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ अभिधर्म पटक में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। तो इसमें कूट की सहायता से देखना है, 1 2 3 4 करके दिया है, तो देख लेते हैं क्या है। तो बौद्ध ग्रंथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो दीर्घ निकाय, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखें तो जो दीर्घ निकाय है ये क्या है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इनका कहना है कि दीर्घ निकाय क्या है? गद्य और पद्य दोनों में है। तो ये क्या था? तो दीर्घ निकाय में ये महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश जो उन्होंने अपने शिष्य सुभद्र को दिया था, जिसका वर्णन किसमें मिलता है? तो ये दीर्घ निकाय में मिलता है। और इसके अंतिम भाग किसमें मिलता है? तो महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। और सब क्या है देखें तो इसमें अंगुत्तर निकाय के अंतिम महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश का वर्णन मिलता है। तो ये भी सही दिया हुआ है। ठीक है, ये भी सही दिया हुआ है, ये सही है। 21 का भी 21 का दूसरा नंबर भी सही है। बौद्ध ग्रंथ विभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। देखें तो क्या है? ये भी सही दिया हुआ है। ठीक है, ये भी सही दिया हुआ है। और बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये भी सही दिया हुआ है। ठीक है, पहली बार इस बार संस्कृत का प्रयोग हुआ था, तो ये भी सही दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार देखें तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें दूसरा जो कथन है गलत दिया हुआ है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय के अंतिम निकाय में नहीं, बल्कि किसमें? तो ये किसमें? तो निर्माण सूत्र के अंतिम भाग में दीर्घ निकाय का वर्णन है। ठीक है, दीर्घ निकाय का वर्णन है। तो इस प्रकार ये क्या है? गलत दिया हुआ है। तो इसमें कौन से कथन सही है? तो 1 3 और 4 क्या है इसमें सही है। तो क्या हो जाएगा? 21 का भी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रायद्वीपीय खंड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्व में कर्बी एंगलांग तथा मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड के विस्तार है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश, उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलांग पठार को छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसमें क्या है? प्रायद्वीपीय खंड के संदर्भ में देखना है कि उत्तर पूर्व में कर्बी एंगलांग तथा मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड के विस्तार है। तो सही दिया हुआ है। कार्बी एंगलांग का पठार कहाँ पर? तो असम में है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश, उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलांग पठार का छोटा नागपुर पठार से करते भी सही दिया। दोनों कथनों कारण दोनों सही है। तो देखिए एक बार हम लोग थोड़ा सा प्रायद्वीपीय खंड के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो प्रायद्वीपीय खंड क्या है? तो प्राचीनतम स्थल खंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है, जो आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से क्या है? तो निर्मित है। और प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कच्छ से कहाँ से लगती है? तो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ी के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक, और फिर यमुना व गंगा नदी के समांतर राजमहल का पहाड़ी और गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त देखें तो उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलांग व मेघालय का पठार, पश्चिम में राजस्थान बीसी खंड का विस्तार है। और पश्चिम बंगाल में क्या है? तो मालदा भ्रंश, उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलांग पठार को छोटा नागपुर पठार से क्या करती है? तो अलग करती। इस प्रकार क्या है? दोनों कथनों कारण दोनों सही दिए हुए हैं। दोनों कथन जो है कि सही दिए हुए। इस प्रकार 22 से क्या हो जाएगा? 22 का सी हो जाएगा आंसर इसका। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ठीक है, क्या देखना है इसमें? तो एक और क्या दिया? एक और जागीर के प्रकार दिया है, एक और विशेषता दिया है। एक और जागीर के प्रकार दिया, एक और क्या विशेषता दिया है। तो मशरूत जागीर क्या होता था? तो मशरूत जागीर जो है कि इसमें क्या देखना है? इसको भी कूट की सहायता से देखना है। तो मशरूत क्या होता था? तो मशरूत जागीर जो है कि ये नगद वेतन के देखें तो देखें तो क्या होता है इसमें? मशरूत जागीर जो होता है किसी व्यक्ति को किसी शर्त के तहत प्रदान की गई जागीर होती। तो एक का क्या हो जाएगा? एक का 2 हो जाएगा। वही महालेप बाकी क्या होता था? तो महालेप बाकी किससे संबंधित था? तो जब जो अस्थायी रूप से केंद्रीय प्रशासन देख लेते हैं इसमें, जो अस्थायी रूप से केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर ली जाती है उसको क्या करते? उसको महालेप बाकी कहा जाता है। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? तो बी का 4 हो जाएगा आपका आंसर इसका। बी का 4 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा आंसर? तो बी का 4 हो जाएगा। और एमा जागीर क्या होता था? तो एमा जागीर जो है कि तो 22 के इसमें क्या हो जाएगा? देखें तो 22 के इसमें सी हो जाएगा। देख लेते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा आपका? ए का 2 हो गया। तो ए का 2 हो जाएगा। तो मशरूत जागीर क्या होता था? तो किसी व्यक्ति को किसी शर्त के तहत प्रदान की गई जागीर होती थी। महालेप बाकी क्या होता था? तो महालेप बाकी आपका ये ऐसी जागीर भूमि जो अस्थायी रूप से केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर दी जाती थी। और देखें तो जो एमा जागीर क्या होता? तो मुस्लिम धर्मविदों एवं उलमाओं के प्रदान की जाने वाली जागीर होती। तो सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वही जो इनाम जागीर होता था वो क्या किया? तो ऐसे जागीर जो किसी व्यक्ति को उसकी विशेष सेवा के बदले पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती थी उसको इनाम जागीर कहा जाता था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देखिए क्या होता है इसमें? दक्षिण भारतीय नदियों के निचले भागों में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, दक्षिण भारतीय नदियों की अपने घाटी को लंबवत काटने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई है, जिससे यह नदियां धीरे धीरे अपने किनारों को काट रही हैं। तो ये भी सही दिया हुआ। इस प्रकार क्या हो जाएगा?
कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 24 नंबर का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न क्या है, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया था। इस विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। यह एक महान संगीतकार और कुशल तबला वादक थे। सभी कथन इसमें देखें तो क्या है, तो सत्य है, तो सभी कथन इसमें सत्य है, ठीक है। क्योंकि राणा कुंभा ने के मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया था। इस विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। यह एक महान संगीतकार और कुशल तबला वादक भी थे, कुशल तबला वादक भी थे। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, केडेन्यू तथा स्टैम्प ने 18 सेंटीग्रेड की समताप रेखा के आधार पर भारत को 2 प्रधान जलवायु प्रदेशों में बांटा है। भारत कुल 11 जलवायु प्रदेशों में परिसीमित किया गया है। तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन से कथन जो है कि सही है। तो देखें तो इसमें दोनों कथन सही दिए होंगे, क्योंकि केडेन्यू तथा स्टैम्प ने 18 सेंटीग्रेड की समताप रेखा के आधार पर ही 2 प्रधान जलवायु प्रदेश में बांटे हैं। और इन लोगों का कहना क्या है, तो केडेन्यू और स्टैम्प का कहना है कि 18 सेंटीग्रेड की समताप रेखा के आधार पर जो कर्क रेखा का एकाकृति अनुसरण करती हैं और भारत को 2 प्रधान जलवायु में प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो एक क्या है उपोष्ण कटिबंधीय है, एक उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय है। और इन्हें पुनः विभाजित किया गया है। उपोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत देखें तो 5 तथा उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत 6, कुल मिलाकर के भारत को 11 जलवायु प्रदेशों में परिसीमित किया गया। इस प्रकार क्या है, दोनों कथन सही दिए हुए हैं। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 26 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक और क्या दिया है, एक और क्या दिया है, तो एक और नदी परियोजना दिया है, एक और नदी दिया है। तो तुलबुल परियोजना किस पर है, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है, ये सही दिया हुआ है। श्री सैलम परियोजना किस पर दिया है, तो मंजीरा नदी पर है, तो बल्कि ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि श्री सैलम परियोजना किस पर है, तो ये कृष्णा नदी पर है। किस पर है, तो ये कृष्णा नदी पर है। और ये कहाँ पर है, तो श्री सैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इस प्रकार ये गलत दिया हुआ है। बाकी है दुलथी परियोजना कहाँ पर है, तो ये चिनाब नदी पर है, सही दिया हुआ है। और ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। वही उकाई परियोजना कहाँ पर है, तो ताप्ती नदी गुजरात में है। कहाँ पे, गुजरात में है, ठीक है। इस प्रकार ये सही है, बल्कि ये जो श्री सैलम है गलत दिया हुआ है। तो 27 से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। भारत में पहला एल्युमिनियम उद्योग 1837 में जेके नगर के पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। भारत में पहली ऊन मिल की स्थापना मुंबई में की गई थी। तो इसमें क्या देखना है, कौन से कथन इसमें सही है। तो 28 नंबर क्या देखना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखें तो भारत में पहला एल्युमिनियम उद्योग 1837 में जेके नगर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। तो ये सही दिया हुआ है। भारत में पहली ऊनी मिल की स्थापना मुंबई में की गई थी, ये बल्कि गलत दिया हुआ है। क्योंकि देखें तो भारत में पहली ऊनी मिल की स्थापना कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ, तो कानपुर में होता है। इस बार गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 28 से क्या हो जाएगा, 28 का आपका ए नंबर सही हो जाएगा, 28 का ये सही हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। पर्थ शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। क्या है, पर्थ शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। एक नंबर देख देते हैं, क्वेश्चन छूट गया लोग से। 29 नंबर देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 29 नंबर देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कपास उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। नारियल उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पर है। तो देखें तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं, कपास उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है, सही दिया हुआ है। सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, ये भी सही दिया हुआ है। तो वही मूंगफली उत्पादन में राजस्थान नहीं बल्कि कौन है, तो गुजरात प्रथम है। कौन है, गुजरात प्रथम पर है, ठीक है। नारियल उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पर, तो ये सही दिया है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। पर्थ शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कालगुरली एवं कुलगाड़ी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित सोने की प्रसिद्ध खान है। तो देखिए पर्थ शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया है, कालगुरली और कुलगाड़ी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित सोने की प्रसिद्ध खान है। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित स्वर्ण की प्रमुख खाने हैं, ठीक है, सोने की नहीं, स्वर्ण की प्रमुख खाने हैं, ठीक है, सॉरी ये स्वर्ण की खाने हैं, सोने की खाने हैं। तो इस प्रकार देखें तो एक कथन इसमें सही है। और हम लोग थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की और भी जो राजधानियां हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, पर्थ दिया हुआ है। वही दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो एडिलेड है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है, तो सिडनी है। कैनबरा की राजधानी क्या है, तो कैनबरा की राजधानी कैनबरा है। और जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है उसकी राजधानी क्या है, तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन है, ठीक है। और क्वींसलैंड की राजधानी क्या है, तो क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। विक्टोरिया की राजधानी क्या है, तो विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न है, ठीक है। तस्मानिया की राजधानी क्या है, तो तस्मानिया की होबार्ट है। क्या है, तस्मानिया की राजधानी होबार्ट है। और थोड़ा से ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल के बारे में जाने तो जो है कि ग्रेट विक्टोरिया कौन कौन सी, तो ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी है, ठीक है। और गिब्सन है, सिम्पसन है, बारबटन है, ठीक है, बारबटन है और स्टुअर्ट है। सब क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मरुस्थल है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो जाम्बिया क्या दिया है, जाम्बिया का लुसाका दिया है। बोत्सवाना क्या दिया है, तो बोत्सवाना का विंडहोक दिया है। नाइजीरिया क्या दिया है, बूजा दिया है। मोरक्को क्या दिया है, तो रबात दिया है। तो देखिए तो इसमें कौन सी राजधानी देखना है। तो देखिए जाम्बिया की राजधानी क्या है, तो लुसाका है, सही दिया हुआ है। वही बोत्सवाना की राजधानी क्या दिया है, तो बोत्सवाना की राजधानी विंडहोक दिया है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। क्योंकि बोत्सवाना की राजधानी क्या है, गैबरून है। क्या है, गैबरून है। वही नाइजीरिया की राजधानी क्या है, बूजा, सही दिया हुआ है। मोरक्को की राजधानी क्या है, तो रबात है। मोरक्को की राजधानी क्या है, तो रबात है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, 31 का भी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। बोर्नियो द्वीप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
क्या है, बोर्नियो कथन के संबंध में देखना है, बोर्नियो द्वीप के संबंध में। तो यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया तथा तिमोर लेस्ते में विभाजित है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसमें क्या देखना है, कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो देखें तो विश्व का चौथा नहीं बल्कि कौन सा है, तो ये तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो सबसे तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और वही ये देखें तो यार द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों में कौन कौन से, तो इंडोनेशिया है, मलेशिया है और ब्रुनेई है। तिमोर लेस्ते नहीं बल्कि ब्रुनेई है, ब्रुनेई है, उसमें क्या है तो विभाजित है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, दोनों कथन गलत दिए हुए हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएंगे, इसका 32 नंबर क्या हो जाएगा आंसर, तो 32 का डी हो जाएगा, ठीक है। 32 से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। नीचे दिए गए कौन से प्रदूषण जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो ये दिया है नाइट्रस ऑक्साइड, बी दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, सी तीसरा दिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, चौथा दिया है मीथेन। तो इसमें देखें तो कौन कौन से इसमें जो है कि प्रदूषण जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो क्या है, कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, कौन कौन से है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बल्कि मीथेन नहीं होता है। तो इस प्रकार 1 और 2 और 3 हो जाएगा, तो 33 से क्या हो जाएगा, 33 का सी हो जाएगा, ठीक है। 33 से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 34वां प्रश्न है कि ब्राउनफील्ड संपत्तियों से क्या तात्पर्य है, ऐसी परिसंपत्तियां जिनमें निवेश हुआ है किंतु उनकी क्षमता का पूरा दोहन तथा सही तरीके से उनका रखरखाव का उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिसंपत्तियां जिनमें निवेश कर उनकी क्षमता का पूरी तरह दोहन किया जा चुका है। ऐसी परिसंपत्तियां जो बहुमूल्य और क्षमतावान है लेकिन उनमें निवेश नहीं होने के कारण उनका दोहन तथा उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो देख लेते हैं क्या है, तो देखें इसमें क्या तात्पर्य है। तो ब्राउनफील्ड संपत्तियां ऐसी होती है जो परिसंपत्तियां होती है जिनमें निवेश हुआ है किंतु उनकी क्षमता का पूरा दोहन तथा सही तरीके के उनका रख रखाव और उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो उसे कहते हैं ब्राउनफील्ड संपत्तियां, से तात्पर्य यही होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है, कपड़ा उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल सन 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लेस्टर में लगाई गई थी, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। देखो तो ये सही दिया हुआ है। कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, भी सही दिया हुआ है। हथकरघा गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता हेतु सन 2000 में दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई थी, ये भी सही दिया हुआ है। वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन प्रारंभ किया गया था, तो ये गलत दिया हुआ है क्योंकि 2022-23 में नहीं बल्कि राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन 2020 से 2021 में किया गया था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या है। सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने और तंबू का उत्पादन करने के लिए भारत क्या है, परख करने और तंबू का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 4 टकसालें भारत के विभिन्न शहरों में स्थापित की गई है। वह टकसालें कहाँ स्थित है, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। तो एक पहला क्या दिया, मुंबई दिया है, कोलकाता दिया है, फिर उसके बाद से क्या दिया, हैदराबाद दिया है, फिर उसके बाद से क्या दिया है, चंडीगढ़ दिया है। तो ये टकसालें कहाँ पर है, तो देख लेते हैं कहाँ पर है, तो ये बता दें कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है। कहाँ है, तो मुंबई में है। उसके बाद से मुंबई के बाद से कोलकाता में है, हैदराबाद में है, चंडीगढ़ में बल्कि नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मुंबई है, हैदराबाद है, कोलकाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 का बी हो जाएगा। और एक और कौन सा जगह है, तो ये नोएडा है। क्या है, नोएडा है, ठीक है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, ये 4 स्थान हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार महिलाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को प्रदान किए गए हैं, तो ये सही दिया हुआ है। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन दर बढ़कर 28% हो गया, ये भी सही दिया हुआ है। वही स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का नामांकन 43% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है, तो ये भी सही दिया हुआ है। वही पीएम आवास योजना के तहत 85% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए, तो ये बल्कि गलत दिया है क्योंकि इतना तो 70% मकान जो है कि ग्रामीण महिलाओं को दिया गया है। 38वां प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 1 फरवरी 2024 को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना को मंजूरी दी है। इसके संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का फंड बढ़कर 25,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। योजना के इस नए स्वरूप को 31 मार्च 2023 से 2025-26 तक की अवधि तो लागू किया गया। तो ये देखिए, ये जो पहला कथन है गलत दिया हुआ है क्योंकि कितना तो 25,000 करोड़ नहीं बल्कि 15,000 करोड़ रुपए की जगह, और कुल फंड कितना तो 29,610 करोड़ रुपए का होगा, बल्कि 25,000 करोड़ का नहीं होगा। तो इस प्रकार ये गलत दिया हुआ है। बल्कि योजना के नए स्वरूप को 31 मार्च 2023 से 2025-26 के लिए 3 वर्षों के लिए लागू किया गया। तो इस प्रकार ये सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखें तो 38 से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 38 से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। इको फ्रेंडली पहलों और प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना लॉन्च की है। तो क्या है, HDFC बैंक दिया है, दूसरा क्या दिया तो IDBI दिया है, तीसरा दिया SBI दिया है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बता दें, इको फ्रेंडली और पहलों और प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट SGRTP शुरू किया। तो किसने किया, तो SBI ने किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। अब आगे देख लेते हैं क्या है, और उसके लिए क्या होगा ताकि देश में ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम को विकास की बढ़ावा दिया जाएगा इसके माध्यम से। अब आगे देख लेते हैं 40 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में कौन से कथन सही है। कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। इस योजना का प्रारंभ 2019 में किया गया था, तो ये सही दिया हुआ, ठीक है, ये सही है। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग की
एक प्रमुख पहल है, ये भी सही दिया हुआ है। इस योजना के प्रति लाभार्थी अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 सालाना कर दिया गया, ये भी सही दिया हुआ है। ठीक है, ये भी सही दिया हुआ है। तो इस पर क्या हो जाएंगे, इस प्रकार तीनों कथन सही दिए हुए, तो इसका क्या हो जाएगा 40 का, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 40 का, ये हो जाएगा। ठीक है आंसर। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 41वें प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। क्या दिया है, एक और विटामिन की कमी दी है, एक और रोग दिया है। तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो विटामिन B1 की कमी से देखें तो वृद्धि का रुकना है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, वृद्धि का रुकना है। तो क्या हो जाएगा आपका एक का क्या हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा। ठीक है, एक का 3 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, वृद्धि का रुकना है। विटामिन B5 से क्या होता है, तो विटामिन B5 से चर्म रोग होता है, चर्म रोग होता है। और आपका बाल जो है कि बाल का सफ़ेद होना होता है, क्या होता है, बालों का सफ़ेद होना होता है। तो क्या होता है, विटामिन B5 क्या हो जाएगा, ये बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और उसके बाद से विटामिन B6 से क्या होता है, तो विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं, इससे क्या होता है, तो इसको इसमें पेशी ऐठन होती है, क्या होती है, तो पेशी ऐठन होती है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो B6 से क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा। ठीक है, C1 हो जाएगा। विटामिन B7 क्या हो जाएगा, बालों का झड़ना है, विटामिन B7 यानी कि बायोटीन हो जाता है। ठीक है, बायोटीन होता है। और विटामिन की खोज किसने किया, तो विटामिन खोज फंक ने किया था। विटामिन खोज किसने किया, तो फंक ने किया था। इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें तो 41 क्या हो जाएगा, 41 का ए का क्या होगा, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा, तो बी का 4 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा सी का 41 क्या हो जाएगा, 41 का बी हो जाएगा। ए का 3 हो गया, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 41 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 41 का बी हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा आपका B1 यानी कि विटामिन B1 से क्या होता है, तो वृद्धि का रुकना हो गया। विटामिन B5 से पेशी ऐठन है, नहीं सॉरी विटामिन B5 से क्या है, बाल सफ़ेद होना है। और विटामिन B6 से क्या हो गया, पेशी ऐठन है। विटामिन B7 से बालों का झड़ना है। तो इस पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो 41 से क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और भी थोड़ा सा जो विटामिन है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो विटामिन ए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रेटिनॉल बोलते हैं, इसी कमी से क्या हो जाता है, जिसकी कमी से रतौंधी हो जाती है, जीरोथेमिया हो जाता है। और त्वचा की कोशिका में परिवर्तन हो जाता है। वही विटामिन B2 में क्या होता है, तो विटामिन B2 जिसको क्या बोलते हैं, तो राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इसी कमी से पिलोसिस हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो बेरी हो जाता है, वृद्धि का रुकना हो जाता है। और विटामिन B3 होता है, विटामिन B3 में यानी कि नियासिन हो गया। विटामिन B3 का मतलब नियासिन, जो इससे कमी से क्या होता है, तो पेलाग्रा रोग होती है। ठीक है, और विटामिन B5 यानी कि पेंटोथोनिक अम्ल, जिसकी कमी से क्या होता है, तो चर्म रोग वृद्धि कम हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाता है। विटामिन B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन होता है, इसमें रक्त छिड़ता है, चर्म और रोग पेशी ऐठन होती है। विटामिन B7 यानी कि बायोटीन, जिसके क्या होता है, चर्म रोग और बालों का झड़ना होता है। विटामिन B5 क्या होता है, तो आप लोगों को अभी बताया मैंने। विटामिन B7 क्या होता है, तो विटामिन B7 में जो बायोटीन होता है, विटामिन B7 यानी कि बायोटीन, इससे क्या होता है देखें तो विटामिन B7 बायोटीन से चर्म रोग, बालों का झड़ना है। और ये किसी कमी से होता है, तो मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फला दिखाया जाता है इसमें, तब जाके इसमें कुछ सुधार होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक को विकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। लार भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। लार में टाइलिन पाया जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो देखें तो लार भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, लार में टाइलिन पाया जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है, ये भी सही दिया हुआ। तो 42 क्या हो जाएगा, 42 आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 42 आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखें तो हमारे भोजन का पाचन जो है कि मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों में लार का श्रावण होता है, यह हल्की अम्ली होती है। लार में टाइलिन होता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। साथ ही लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम उपस्थित होता है, जो क्या करता है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो धान में खैरा रोग सोडियम कमी से दिया है, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि धान में खैरा रोग किसकी कमी से, तो जस्ता की कमी से होता है, जस्ता की कमी से या जिंक की कमी से होता है। और बाकी मक्का में सफ़ेद कली रोग ये जस्ता कमी से, सही दिया हुआ है। ठीक है, सही दिया हुआ है। फूल गोभी में ब्राउनिंग में बुरानी कमी से होता है। नींबू में डाइबेक रोग किसके, तो कापर कमी से होता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, गलत दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। 43 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। यदि सेल्सियस पैमाने पर तापमान 200 सेंटीग्रेड है, तो इसको फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा, तो ए दिया है 330 फ़ारेनहाइट, बी दिया है 376 फ़ारेनहाइट, सी दिया है 392 फ़ारेनहाइट, डी दिया है 398 फ़ारेनहाइट। तो बता दें, यदि सेल्सियस पैमाने पर तापमान 200 सेंटीग्रेड है, तो तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा, तो कितना होगा, तो ये 392 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, तो 44 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक को विकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और नीचे दिए गए कूट की सहायता से क्या करना है, इसको देखना है। एक ये कारण है, एक अभिकथन है, जिसमें कारण और कथन वाले प्रश्न है, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाले समय इसी प्रश्न का भरमार रहेगा पेपरों में। तो देख लेते हैं क्या है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग
रंग लाल प्रतीत होता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो ये सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार देखें तो क्या हो जाएगा, और 45 का ये हो जाएगा, 45 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग देख लें इसके बारे में क्या है। सूर्योदय और सूर्यास्त देखें तो इस समय किरणों में वायुमंडल क्या होता है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसी कारण क्या होता है, प्रकाश की छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, जबकि लाल रंग का न्यूनतम हो जाता है। प्रकीर्णन होने के कारण क्या होता है, तो आगे बढ़ती है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सुपर कंप्यूटर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, मार्च 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को प्रारंभ किया गया था। मिशन संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो देखें तो सुपर कंप्यूटर के संबंध में देखें तो ये दोनों कथन सही दिए हुए। मार्च 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन की शुरुआत होती है और मिशन संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया है, तो ये भी सही दिया हुआ है, ठीक है। और देखें तो 2015 में ये 4500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सुपर कंप्यूटिंग मिशन को प्रारंभ किया गया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46 का सी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा पुष्पक क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा पुष्पक क्या है, क्या दिया है, पुष्पक क्या है। तो देखें एक रडार है, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, डी दिया है मालवाहक पोत है। तो देखें पुष्पक क्या है, जो भी हाल फिलहाल चर्चा में रहा है। तो देखें तो पुष्पक क्या है इसमें, तो पुष्पक क्या है, तो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है। तो 47 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो 22 मार्च 2024 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में परीक्षण रेंज में रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। कहां पर, तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 48वां प्रश्न है कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन को चुनिए। यह ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच होती है। तापमान वृद्धि के साथ साथ इनकी चालकता में वृद्धि होती है और चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता जाता है। और क्या दिया है, परम शून्य ताप पर चालक और एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यह ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अर्धचालक के बीच होती है, सही दिया हुआ है। तापमान वृद्धि के साथ इनकी चालकता में वृद्धि होती है, ये भी सही दिया हुआ है। बल्कि क्या दिया है, अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर क्या हो जाता है, तो ये इसमें क्या हो जाता है, इसका घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है, ये कम हो जाता है। अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर कम हो जाता है। वही परम शून्य ताप पर अर्धचालक को आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसका 48 का डी हो जाएगा, ठीक है, 48 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य के पंचामृत लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। 2045 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का कम से कम 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के पंचामृत लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखें 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। 2045 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता कम से कम 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है। 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना है। 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो इसमें कौन सा कथन क्या देखना है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखें तो 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। 2045 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता कम से कम 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है। तो इसमें देखें तो कब से, तो 2045 तक नहीं बल्कि कब तक, तो 2030 तक। कब से, 2030 तक क्या करना है, अपनी ऊर्जा आवश्यकता का कम से कम 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है। तो इस प्रकार ये गलत दिया हुआ है। आगे क्या दिया है, तो ये 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना है, ये सही दिया हुआ है। 2070 तक क्या करना है, जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है, ये भी सही दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। हाल ही में गगनयान की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले 4 पायलट्स का चयन किया गया है और उनके नाम की घोषणा की गई है तथा उनमें एस्ट्रोनॉट विंग प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किए गए हैं, जिनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है। तो कौन इसमें शामिल है देख लेते हैं। तो एक क्या दिया है, एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर है, सही है, ये भी शामिल है। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप ये भी शामिल है। वही विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला ये शामिल नहीं है, एक गलत दिया है। ग्रुप कैप्टन अमित जय ये भी शामिल है। तो ये 3 लोग शामिल है। और बता दें कि भारत की पहली जो है कि मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान 2024-25 के दौरान ये समय संभावित है। इस समय उड़ान द्वारा 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊंची कक्षा में 3 दिन के लिए गगनयान के जरिए भेजा जाएगा। और इस उड़ान के जरिए क्या होगा, तो वायुसेना के 4 पायलट्स का चयन किया गया। कौन कौन से हैं, तो बालकृष्ण नायर हैं, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप है, और कौन है तो ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन है, तो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला भी शामिल है, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो 50 से क्या हो जाएगा, 50 का सी हो जाएगा, ठीक है। 50 से क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 51वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनघनत्व में उत्तर प्रदेश का राज्यों में तीसरा स्थान है। तो इसमें क्या देखना है, इसमें सही कथन का चयन करना है। तो देखें इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये सही दिया हुआ है, ठीक है, सही है। ये क्या है, ये सही दिया हुआ है, ठीक है।
ये सही है आपका। जनघनत्व उत्तर प्रदेश का राज्यों में तीसरा स्थान है, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि देखें तो जनघनत्व की दृष्टि से राज्यों में चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, ठीक है, चौथे स्थान पर है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न, इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका आंसर, केवल 1 हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा, तो 51 क्या हो जाएगा, 51 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार, प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण और शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य व केंद्रशासित क्षेत्र है क्रमशः बिहार और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, बिहार और लक्षद्वीप, दी दिया उत्तर प्रदेश और लक्षद्वीप। तो देखें तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण और शहरी शिशु जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, तो ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली है। कौन कौन से, तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली है, ठीक है। देखें तो ग्रामीण और शहरी में देखना हम लोग को, तो ग्रामीण में जो है कि उत्तर प्रदेश में कितना, तो 24.25 मिलियन है, वहीं दिल्ली में कितने हैं, तो दिल्ली में 5.48 मिलियन ग्रामीण और शहरी शिशु जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। राज्य में क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, वही केंद्र शासित में दिल्ली आ जाएगा। तो हम लोग वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कल मिलते हैं फिर टेस्ट को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।